हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से काम किए सफलता नहीं मिलती है। आत्मा पवित्र है, तन पवित्र है, मन पवित्र है, तो सारा संसार पवित्र है। तो हम लोग पवित्र मन से काम शुरू कर चुके। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो आप सभी बच्चों का वेलकम है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार। ये प्यारा चैनल आपको 12th क्लास का फिजिक्स दे रहा है, और उसमें भी एक प्यारा सा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें आपने फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट रूप से पिछले क्लास में देख चुका था। तो डियर स्टूडेंट, अब सेकेंड लॉ का डिस्कशन स्टार्ट होना है। आप जल्दी से जुड़ जाइए, देरी ना करें, जल्दी जुड़े। और चूँकि शुरू से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा भी देर करके सुनेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने लगेगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया था, वो चीज़ आप आज आपको मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, गप को आगे बढ़ाते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। सेकेंड लॉ के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताएंगे, इसलिए कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ बातें मैंने याद करवा दिया था, तो चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं किरचॉफ्स लॉ को और क्या नाम दिया गया था। जल्दी जवाब दीजिए, मैं आपके चैट बॉक्स को ध्यान से देख रहा हूं। जल्दी से, देरी नहीं करना है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब, वाह, बहुत अच्छा। तो सर याद करा दिया, इसका KVL इसको लिखा गया था। फुल नाम हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब सेकेंड लॉ को मैं वोल्टेज लॉ कहता हूं। चलिए, और भी इसका कुछ नाम दिया गया था, आप जल्दी से बताइए। यस, पहले से बच्चे जवाब दे रहे हैं। लूप लॉ, वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का, बहुत अच्छा। अब देखेंगे हम लोग ये सेकेंड लॉ क्या है, कहता है। तो मैं आपको बताया था कि सेकेंड लॉ शुरू में ही बता देता हूं, और आपको याद करवा दिया था किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ obeys the principle of conservation of energy। तो आप लोगों ने तब तक लिख चुका होगा, बहुत अच्छा, आप लोग लिख चुके हैं, कुछ बच्चों ने लिख दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, मतलब इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वेरी गुड। सेल सर्किट में एनर्जी भेजता है और सर्किट उसका उपभोग करता है और दूसरे रूपों में उसको कन्वर्ट करता है। यदि सर्किट में बल्ब है तो उसको लाइट में एनर्जी में कन्वर्ट किया, हीट में कन्वर्ट करता है, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होता है। यहाँ पर करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने में चार्ज मूव करता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी का भी थोड़ा बहुत चर्चा होता है।
तो कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेल एनर्जी सर्किट को भेजता है उसमें से पूरा एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है इस सर्किट में, ये कहता है सेकेंड लॉ। अब इस सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट यदि लिखने कहा जाए तो मैंने बोला था आपको सेकेंड लॉ जंक्शन के लिए अप्लाई होता है कि किसी क्लोज सर्किट के लिए। तो आप बच्चों का जवाब आ जाएगा तुरंत कि सर ये जंक्शन के लिए किसी पॉइंट के लिए फर्स्ट लॉ है सर। सेकेंड लॉ जो आपका है सर वो एक क्लोज्ड सर्किट के लिए है, उसी को हम लोग बोलते हैं लूप। किसके लिए है? लूप के लिए है। तो यहाँ पर कहेंगे इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट टोटल और इफेक्टिव EMF is equal to the algebraic sum of products of current and resistance of each branch that circuit। चलिए इसको दोबारा गौर से देखिए क्या कहना चाहता है कि सर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है लेकिन वह क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं। उस क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेल जितने भी जुड़े होंगे प्रत्येक सेल के ईएमएफ का जो टोटल लेंगे वही कहलाएगा इफेक्टिव ईएमएफ या टोटल ईएमएफ। उसका जो वैल्यू होता है उस सर्किट में जितने भी ब्रांच होंगे उन सभी ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक सम 0 होता है। दैट इज, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? इसको हम लोग इस तरह से सोचेंगे सर सिग्मा ई मतलब हो गया टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो भी सर्किट में होगा जितना भी ब्रांच होगा ये आपका हो जाएगा इस तरह से। इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं हम लोग। दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं? दूसरे तरह से बोल सकते हैं दैट इज, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम of all voltages in a closed circuit is 0। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। मतलब जितने भी वोल्टेज होंगे समेशन ऑफ भी जो होगा वो क्या कहेंगे आप? 0 भी कह सकते हैं। इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकने में सक्षम हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इसको फिगर के द्वारा समझें। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको फिगर में ले आके हम लोग सीखेंगे, एग्जाम्पल देंगे इसको कि सेकेंड लॉ अप्लाई कहाँ करते हैं।
उसके लिए फिगर आपके सामने रहेगा, उस फिगर को देखकर हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। तो अप्लाई करने के बिफोर हम लोग कुछ नोट पॉइंट यूज करेंगे, और हम लोग यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज मैं करते हुए हमेशा थ्योरी को बताऊंगा। आप सेकेंड स्टेटमेंट का यूज जैसे करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा जो मैं ट्रिक बताऊंगा ट्रिक में चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक को यदि आप फॉलो करेंगे तो कॉम्प्लेक्स जटिल से जटिल सर्किट रहेगा, वहाँ पर इजी वे में आप करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने कहेगा आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको ले रहा हूँ, नोट करके कुछ बातें बता रहा हूँ। नोट करके आप देखेंगे, पहला पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, जो बोलूँगा गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा भी, आपको जवाब देना है। सर यहाँ पर यदि कोई क्लोज्ड सर्किट है, ध्यान से देखिएगा, कल आपको बताए थे पिछले क्लास में, क्लोज सर्किट में आप या तो अपने आप को मूव कराओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरली हम लोग जो प्लानिंग करके चलेंगे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये हमारे अनुसार सोच है। उल्टा भी चलेंगे तो भी होगा, तो लेकिन सारा चीज़ को पलटना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलेंगे। उसी कंसेप्ट पर मान लेते हैं कि उस क्लोज सर्किट में एक ब्रांच आपके सामने आ गया, या एक ब्रांच आ गया, इसका नाम है ए, इसका नाम है पी, ये ए भी एक ब्रांच है उसी में से क्लोज सर्किट का, जिसका रेजिस्टेंस है आर, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो डियर स्टूडेंट, और आप यदि वहां पर मूव कर रहे हो ए टू बी यदि आप मूव कर रहे हो, तो इस सर्किट में यदि आपसे बात किया जाए कि सर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कहिए या शॉर्ट में पीडी बोल दीजिए चलेगा। उसको हम डिनोट करते हैं ए टू बी, ए से बी की ओर। तो ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा, आप कहोगे सर आई इंटू आर लिखेंगे, लेकिन यदि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तब ये पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? उसको पॉजिटिव लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने का ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, और वो ट्रिक ये तभी सही होता है जो फर्स्ट स्टेटमेंट, मैंने दो स्टेटमेंट दिया था, दैट इज करके दूसरा स्टेटमेंट दिया था, उसको नहीं सोचना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार के लिए ये आपका ट्रिक है, और उसी को हमेशा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बी ए बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस आई इंटू आर, मतलब ये रिजल्ट हो गया पॉजिटिव। दूसरा बात है हमको ध्यान में देना है कि यदि ये सर्किट है, सर्किट का कोई ब्रांच है ये, और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कुछ है आर मान लेते हैं, और हम लोग मूव करते हैं इसी डायरेक्शन में, ए टू बी मूव कर रहे हैं, तो सर, और लेकिन इसमें करंट फ्लो हो रहा हो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप वी ए बी जो लिखेंगे हम लोग सर, ये लिखेंगे माइनस आई इंटू आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस लेंगे यहाँ पर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है, इसको याद रखना होगा। यदि इसमें आप कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका कैलकुलेशन आगे जो बढ़ेगा वहाँ पर गाड़ी फंसना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखने हैं, ध्यान से सुनना है। राइट? यस सर। अब चलिए तीसरा पॉइंट बताता हूं मैं आपको। यदि ये इस तरह से हमारे पास एक सेल है, और उस दो टर्मिनल के बीच एक सेल जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और आप मूव करना चाह रहे हैं ए से बी की ओर, ए टू बी मूव कर रहे हो आप, और इसका मतलब हुआ जब आप मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव यदि मूव करेंगे तो वहाँ पर ईएमएफ का जो वैल्यू लेंगे वह आपका पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है आपको? ईएमएफ पॉजिटिव लेना है।
ऐसा भी संभावना है कि कभी कभी आपको उल्टा भी चलना पड़ेगा नहीं, आप चलेंगे तो कोई क्लॉक या एंटी क्लॉक में, तो कोई सेल में आप माइनस से प्लस की ओर इन करेंगे, किसी सेल में आप प्लस से माइनस की ओर इन करेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका सेल एक दिखा देते हैं इस तरह से, तो इसमें से आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ए टू बी मूव कर रहे हो, तो आपको पहले प्लस मिलेगा, उसके बाद माइनस, मतलब आप प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, तो मतलब ए टू बी मूव करेंगे। तो ऐसे स्थिति में आप ध्यान देना, आप लोग खुद अब सोच लिए होंगे क्या होना चाहिए, आप खुद बता सकेंगे। तो यहाँ पर ए टू बी जब होने लगे तो आप देखना गौर से, यहाँ पर पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर जब आप मूव कर रहे हैं, तब ऐसे केस में ईएमएफ का जब वैल्यू लेना है, वह वैल्यू आपको लेना होगा, निगेटिव वैल्यू लेना होगा। तो ये 4 चीज़ें आपके सामने है। ये ट्रिक यदि आपके जहन में आ जाए तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था उसमें इसको अप्लाई करेंगे, और हम जिगजैग पाथ में पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्वेशन इजी वे में लिख लेंगे, और कोई भी टफ से टफ प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो फॉलो कर रहे हैं बात को? तो चलिए आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और तब फिर हम आपको फिगर बना के किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस करंट ईएमएफ के बीच रिलेशन को दिखाएंगे। राइट, क्लियर हो गया? लिख चुके हैं आप लोग? वेरी गुड, लिख चुके हैं मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए इसको एग्जांपल देके सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं, और स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। टोटल ईएमएफ क्लोज सर्किट में प्रत्येक ब्रांच के करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था लास्ट मोमेंट में, फिर से मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ चूँकि वो कंप्लीट आपका अभी नहीं हुआ था। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका नाम ले दीजिए ए, जंक्शन का नाम बी, जंक्शन सी। एक क्लोज सर्किट आपका पास था, कहीं पर वायर का एक नेट है, जाल बना हुआ है, उसमें से एक क्लोज सर्किट को मैंने चुना है, सेलेक्ट किया है, और ये क्लोज सर्किट हमारा है ए बी सी। इस क्लोज सर्किट में इसके रेजिस्टेंस के बारे में दिया हुआ R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। इसमें करंट फ्लो होता हुआ दिखाया गया है, मतलब यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ के देखेंगे तो वो बताएगा करंट वैल्यू फ्लो हो रहा है I1, उसका डायरेक्शन है ए टू बी। फिर इसमें जोड़ के देखेंगे, इसमें दिखाया करंट हमको इस डायरेक्शन में, इसमें जोड़ेंगे, इसमें करंट दिखाया हमको इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस सर्किट में एक क्लोज्ड सर्किट ये हो गया। ये लूप के बारे में सोच लिया, और इसमें माइंड में सेट रखना है कि क्लॉकवाइज जब रोटेट मैं करूँगा यहाँ पर इस क्लोज सर्किट में, तो वो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंटी क्लॉक को निगेटिव, क्लॉक को पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बातें अभी करेंगे सेकंड लॉ के लिए। तो यहाँ पर कहेंगे इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट लिखने के बाद हम लोग को देखना होगा कि जो सर्किट का नाम चुनना है, हम जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे उसी अनुसार से नाम सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ लिख सकते थे ए बी सी ए, यह लिख सकते हैं ए सी बी ए। यदि इसको लिखेंगे तो यह होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। यदि इसका ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब होगा एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास, हमारे मन पे डिपेंड है ना, कि मैं किधर रोटेट करना चाहूँगा, किस तरह से सेलेक्ट करूँगा सर्किट को, क्लोज पाथ को, ये मेरे मन पर है, कोई प्रतिबंध हमको नहीं लगाएगा। तो मैं आपको बताया कि हमेशा आप लोग क्लॉकवाइज के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा। मैं उसी को बेस मानकर उसी आधार पर डिस्कस करूँगा।
आप एंटी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चल के भी देखना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन क्लोज सर्किट का नाम मैं रखूँगा, यदि मुझे क्लॉकवाइज करना है ए बी सी ए, इस तरह से लेंगे सर्किट का नाम। इस सर्किट में मैं आपसे पूछूंगा टोटल ईएमएफ। तो पिछले क्लास में बताया था मैंने, टोटल ईएमएफ समेशन ई का वैल्यू क्या होगा। आप जल्दी से बच्चे हमको बताइए, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, जवाब दीजिए, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में जो मैं आपसे पूछा हूँ। वेरी गुड, इसका सही जवाब आ गया आप लोगों का। तो टोटल ईएमएफ इक्वल टू आपका जवाब आ गया कौन सी, 0, बिकॉज नो सेल, यहाँ पर कोई सेल है ही नहीं। जब इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में कोई सेल ही नहीं है, तो डियर स्टूडेंट आप सभी बच्चों का जवाब होगा टोटल ईएमएफ 0। चलिए आइए, अब हम लोग करना चाहेंगे समेशन डेल्टा भी, टोटल ईएमएफ नहीं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें बताया था करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम लेना है। तो आइए गौर से, ए टू बी आप यदि मूव कर रहे हो, ए टू बी मूव कर रहे हो इस दिशा में, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाकर ऐसे आएंगे, यहाँ ऐसे मूव होगा, यहाँ ऐसे मूव होगा, यहाँ ऐसे मूव होगा। तो यहाँ पर देखिए ए टू बी, आप ए टू बी जब करोगे तो करंट होगा I1, रेजिस्टेंस होगा R1। करंट का डायरेक्शन आपके मूव करने के डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर पॉजिटिव लेना चाहिए या निगेटिव लेना चाहिए, ये बात एक बार मैं बोल दिया। अब आप लोगों से पूछना चाहूँगा, सेकेंड ब्रांच जो BC है, अब BC में क्या लिखना चाहिए, प्लस I2 R2 या माइनस I2 R2। जल्दी से, यदि आप क्लास सुन रहे हैं तो हमको जवाब देके बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले कौन बोलता है, जल्दी से, जल्दी, गो फास्ट। चलिए बहुत सुंदर जवाब आ गया, और जवाब आपका आ गया I2 इंटू R2 जो होगा सर वो निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपके मोशन के डायरेक्शन का, आप जो मूव कर रहे हो B टू A C, करंट फ्लो हो रहा है C टू A B, तो ये अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये निगेटिव। चलिए उसके बाद आइए, आप अभी चाहे साइन नहीं देंगे, अब आइए C से A आप मूव कर रहे हो, आपके मूव का डायरेक्शन ये हुआ C से, चूँकि सेम ऑर्डर में हमेशा ऐसा, लेकिन आधा में ऐसे हुआ, आधा में फिर उलट जाएंगे जाके, नहीं, सेम ऑर्डर में चलते रहेंगे इस तरह सेम क्रम में। तो यहाँ पर आएंगे C से A, करंट फ्लो हो रहा है A टू C, तो डियर स्टूडेंट ये आप निगेटिव कहोगे, कोई डाउट नहीं है, आप लोगों ने मेरे से पहले भी कह चुका। वेरी गुड, सही जवाब। अब इन सब का अलजेब्रिक सम लेना है सर। तो डियर स्टूडेंट आप इसका जवाब दे दिए, I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3, ये आपका हो गया। तो आपने इसको सोच लिया, यह चीज़ यदि आप सोच सकते हैं, ये चीज़ अभी सोच सकते हैं, तब आप कहोगे फ्रॉम KVL डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। KVL आपने देखा था सिग्मा E इक्वल टू समेशन डेल्टा भी, तो इसके अनुसार हो जाएगा सर I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सेकेंड लॉ के अनुसार, इक्वेशन तैयार हो गया। करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसके बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा बनेगा आप लोगों ने देख लिया। ये एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने कोई सेल नहीं दिखाया था, विदाउट सेल यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लिया गया था, राइट। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करूँगा जिसमें सेल आपको दिखाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। रेडी? यस सर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं जिसमें सेल भी रहेगा, और तब आप किरचॉफ सेकेंड लॉ को उसमें सर्किट में अप्लाई करेंगे।
अप्लाई करने के बाद इसी तरह से इक्वेशन आपको लिखने के लिए आ जाना चाहिए। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इस तरह से कर सकेंगे? आप जल्दी से यस और नो बोलिए, मैं आपको देख रहा हूं। यस नो का जवाब मैं चाहता हूं कि कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया कि यस सर मैं ऐसा जवाब दे सकता हूं। क्योंकि थ्योरी सुन लेना और समझ लेना ये भी एक बात है, और समझ के फिर अप्लाई कर लेना ये सबसे बड़ी बात है ना। तो अप्लाई करने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं सर? आइए, तो सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। इसमें हम लोग एक न्यू सर्किट सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, यह एक क्लोज सर्किट है। मतलब यहीं पर कंडक्टर का एक नेट था, जाल है, उससे मैंने एक ब्रांच को निकाल लिया या एक ब्रांच का कल्पना किया, उसमें इसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे गौर से, यहाँ पर इस सर्किट में इसके ईएमएफ का सिंबल दिया मैंने E1, इसके रेजिस्टेंस का सिंबल दिया R1, और इसमें करंट को दिखाया मैंने I1। ये सारा चीज़ पहले से निश्चित रहेगा, आप अपने मन से नहीं दिखा रहे हो, ये क्वेश्चन में दिखाया हुआ रहेगा। यहाँ करंट दिखा रहा है I2, यहाँ पर करंट दिखा रहा है I3, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये R3, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस R1, इस सेल का ईएमएफ है E2, और यहाँ पर सेल का ईएमएफ है E3, और करंट फ्लो हो रहा है I4, सॉरी इसमें I4 हो रहा है, और इसमें करंट I5 है। ये सर्किट बना हुआ इस तरह से। अब इसमें से देखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं, R4 दिखा देते हैं। अब ये क्लोज सर्किट होगी आपका, इसका नाम दे देता हूं मैं A, B, C, D, E। ये क्लोज सर्किट है। तो इन क्लोज्ड सर्किट का नाम आपको देना है। आप यहाँ पर इस तरह से कल्पना करेंगे, ये क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव सोचूंगा, ये मेरे फीलिंग्स को होगा, मतलब मैं मूव करूंगा क्लॉकवाइज। मतलब ए से यदि स्टार्ट करता हूँ तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए, हम लोग मूव करेंगे। इन क्लोज सर्किट ए, बी, सी, डी, ई, ए, इस क्लोज सर्किट का नाम मैंने ले लिया। मतलब हमको ए से बी होते हुए ए पर पहुंचना है। तो इस क्लोज सर्किट में सबसे पहले मैं चाहूँगा टोटल ईएमएफ का वैल्यू बताएंगे, समेशन ई का वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए देखिए सेलेक्ट कीजिए पूरे सर्किट में सेल कहाँ कहाँ पर है। एक सेल ये है ईएमएफ E1, दूसरा सेल यहाँ है ईएमएफ E2, तीसरा सेल यहाँ है E3, ईएमएफ E3, राइट। अब आप प्यारे बच्चों यहाँ पर E1, E2, E3 को सेलेक्ट करना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो मैं आप बच्चों से अब पूछना चाहता हूँ,
आपने जो इतना देर गप सुना, डिस्कशन सुना, आप हमको बताने के लिए तैयार हो जाइए कि इसमें से E1, E2, E3 में से E1 को मैं पॉजिटिव लूँ या निगेटिव। तो आपके जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। E1 पॉजिटिव या निगेटिव, आप जवाब दें। तो आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा E1 पॉजिटिव। क्या जवाब आ जाएगा? E1 पॉजिटिव। आ भी गया जवाब, वेरी गुड। जो बच्चों जवाब दिए वो बहुत अच्छा। चूँकि मैं मूव यहाँ से कर रहा हूँ इस दिशा में, और ये सेल भी करंट इसी दिशा में फ्लो कराना चाहता है, मतलब मैं माइनस से इन करता हूँ, प्लस की ओर निकल रहा हूँ। तो माइनस से प्लस की ओर हो जा रहा है, तो EMF पॉजिटिव होगा, तो E1 आपका पॉजिटिव होगा। एक गप खत्म हो गया। अब आइए, सेकेंड सेल आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ये है, निगेटिव ये है, तो हम मूव करेंगे इस दिशा में मूव करेंगे। तो पहले हमारे सामने पॉजिटिव आएगा, फिर बाद में निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? तो सर करंट भेजने का इसका नेचर इधर है, लेकिन हम लोग मूव कर रहे हैं उसका अपोजिट। तो यहाँ पर E2 आपका निगेटिव होना चाहिए। तो आप लोगों में से कुछ बच्चों ने यस, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे चुका था पहले से, वेरी गुड, सही जवाब है। तो E1 माइनस E2 आपका ये हो गया। अब थर्ड सेल पर आइए। थर्ड सेल आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इस सेल को देखो प्यार से बाबू लोग, यहाँ E3 है, इस E3 पर विचार करो। तो यहाँ पर भी जो है आप मूव करोगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए से चलेंगे घूम के ऐसे 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 आएंगे। तो आप जो मूव करोगे ई से ए की ओर, तो आप इधर से मूव करोगे, तो ऐसे स्थिति में प्लस से प्रवेश इन करेंगे, माइनस में आउट होंगे। तो सेल के नेचर के अपोजिट में मूव कर रहा हूँ, तो ये भी EMF आपका निगेटिव हो जाएगा। E3 भी आपका निगेटिव हो जाएगा। एकदम सही जवाब है। आप लोग भी जवाब देते जा रहे हैं, मतलब हमारे बहुत सारे बच्चों ने पकड़ लिया बात को, और EMF के पॉजिटिव निगेटिव को आपने पकड़ लिया कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। इसमें एक बहुत छोटा सा बात होता है, ध्यान से समझने बुझने की बात है। अब देखेंगे गौर से, एक बात होगी है क्लियर, टोटल EMF। अब आपको मैं लेना है ये डेल्टा V का मान लेना है, मतलब प्रत्येक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम लेना है। तो आइए, ए से बी की ओर जा रहे हैं हम लोग, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और हम भी मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। तो I1 पॉजिटिव लेना होगा। तो सर I1 पॉजिटिव हो जाएगा, I1 इंटू R1, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये ले लिया मैंने। अब आइए बी और सी में आप जल्दी बताएंगे आप लोग, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। बी से सी में आप मूव करोगे, लेकिन करंट को देखिए गौर से, अपोजिट हो रहा है, आपके मोशन के अपोजिट हो रहा है। तो I2 का मान क्या हो जाना चाहिए, निगेटिव लेना होगा। तो माइनस I2 इंटू R2, ये आपका हो जाएगा। चलिए, थर्ड ब्रांच CD में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन करंट फ्लो इधर हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है जरूर, तो I3 होगा, रेजिस्टेंस 0 है, I3 इंटू 0, मतलब C से D के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। चलिए ठीक है। चलिए अब D से E की ओर आप मूव करोगे, आप जो मूव करोगे वो मूव होगा आपका D से E की ओर, लेकिन करंट भी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो चलिए आप जल्दी जवाब दो, I4 इंटू R3 का मान पॉजिटिव ले या निगेटिव, जल्दी बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। D से E तक आने में क्या होगा, I4 इंटू R3, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वेरी गुड, सही जवाब है। तो आपका जवाब हुआ पॉजिटिव लेंगे सर, I4 इंटू R3 है। सिंबल जो भी रहेगा वही लेना होगा। अब चले आइए लास्ट में, ई से ए की ओर आ रहे हैं, आप मूव कर रहे हो इस दिशा में, करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में
अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर उसको माइनस में ले लेंगे। I5 रेजिस्टेंस है R4। ये आपने डेल्टा V को आपने सोच लिया, समेशन ऑफ डेल्टा V। प्रत्येक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम, ये आपने देख लिया, राइट। चलिए, जब यहाँ तक आपने देख लिया तब आप फ्रॉम किरचॉफ सेकेंड लॉ, फ्रॉम किरचॉफ सेकेंड लॉ आपको कहना होगा समेशन E इक्वल टू समेशन I इंटू R। ये चीज़ आप फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, तो इसके अनुसार आपका हो गया यहाँ पर E1 माइनस E2 माइनस E3 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस, ये तो जीरो हो गया, लिखने को मतलब ही नहीं, तो इसको लिखेंगे प्लस I4 R3 माइनस I5 इंटू R4। ये आपका हो गया क्लोज सर्किट में EMF के बारे में आपने चर्चा कर लिया और आपने इसको देख लिया। EMF और करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको मैंने दिखा दिया, इस तरह से आपने सोच लिया। तो ये था आपका किरचॉफ सेकेंड लॉ का कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट पर हम लोग कहीं भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, वहाँ पर इसको अप्लाई करके हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रेडी? तो चलिए, फर्स्ट और सेकेंड लॉ को आपने देख लिया। अब आप तो यहाँ पर जो है सेंटेंस बोलते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं, कंटिन्यू उसको यदि आप सुन रहे होंगे तो मेरा दावा है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे दावा है कि आपने उसको फॉलो किया होगा। अब यदि कोई चीज़ का डिस्कशन हम यहाँ 50% कर चुके हैं और आप ज्वाइन किए होंगे, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकूँगा, आपको अगेन बाद में फिर से वीडियो शुरू से देखना पड़ेगा, तब आप उसको फॉलो कर लेंगे निश्चित। ये मेरा चैलेंज है, यह चैलेंज है। बीच में घुसेंगे समझाने का मेरा कोई गारंटी नहीं, लेकिन वीडियो को शुरू से देखेंगे, गारंटी है समझाने का। तो चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या चीज़ समझाया गया था और सेकेंड लॉ में क्या क्या चीज़ समझाया गया, तो उसको हम लोग देखना चाहेंगे कि सर इस फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का डिफरेंस को, दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या चीज़ के बारे में चर्चा हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट में शुरू में कल वही बताए थे पिछले क्लास में, तो चलिए वो सारी बातें आपको याद रहा होगा। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ का अप्लाई कहाँ कहाँ लाइफ में होता है, तो अप्लाई करके ऐसा कौन सारा सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो चलिए हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ को देखेंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ तक अभी नहीं सुने थे, कोई बात नहीं है, अब सुनिए गौर से, पीछे का वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ से कंटिन्यू आप देखना शुरू कीजिए और आप लोग याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, लाइव टाइम 1 घंटा का होगा और उसके बाद अपलोड होने के बाद भी 1 घंटा आपको रहेगा। उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। आपको किसी भी सूरत में अपनी ताकत लगाकर, एनर्जी लगाकर इसको देखना होगा। जिसको बहुत दिक्कत हो गया हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया हो और आप नहीं पढ़ पाए हो, तो फिर आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में 1 आवर के लिए मैं इसको लूज करूँगा और उस टाइम में मैं आपको आज से कल तक मैं फिक्स टाइम बना दूंगा कि आपके रिक्वेस्ट पर जो वीडियो खुलेगा वो किस टाइम में खुलेगा। उस टाइम में आप उसको लाइव करके अपना देख लेंगे, लाइव करके नहीं सॉरी, उसको वीडियो को देख लेंगे। राइट, आगे बढ़ें, वेरी गुड। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग पॉइंट चेंज कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनवाएंगे हम, और क्वेश्चन जब बनवाएंगे फिर कॉमन क्लास करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनवाएंगे, इसलिए वहाँ पर फिर लूज नहीं करेंगे। यदि जिसको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी रह गया होगा, तो जैसे इसका न्यूमेरिकल बनवाएंगे
एकदम आपको एकदम क्लियर होना ही होना है, यहीं पर हो ही गया होगा। आइए एप्लीकेशन आप देखते हैं, तब फिर बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन में 3 पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा मीटर ब्रिज, तीसरा पोटेंशियोमीटर। इस तीनों इंस्ट्रूमेंट में किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो पहले आप समझते हैं, समझने के बाद फिर इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में यदि आपसे पूछा जाए क्या है, तो सर एक सिंपल सा बात है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम सभी लोग किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वायर के रेजिस्टेंस को। कोई भी वायर ऐसा हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यदि उस रेजिस्टेंस को जानना चाहें तो हम लोग इसको जान सकेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर मैं गप करता हूं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कोई व्हीट मना गेहूं आटा नहीं हुआ, स्टोन में ना पत्थर पुल नहीं हुआ, पत्थर नहीं हुआ, लेकिन ब्रिज में ना पुल है। इसको समझेंगे। व्हीटस्टोन ये आपके साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ब्रिज के जैसा कंसेप्ट का अप्लाई किया है। ये इंग्लैंड के आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम का ब्रिज का निर्माण किया है और किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कोई भी वायर है तो it is used to measure the unknown resistance of a wire। किसी भी वायर के अननोन रेजिस्टेंस को इसके द्वारा मापते हैं या मापने में इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको बताने वाला जो था इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है C.F. व्हीटस्टोन ब्रिज। C.F. व्हीटस्टोन ये साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने ही इसका निर्माण किया है। अब इन्होंने क्या किया था, 4 wires are connected in the form of a quadrilateral। एक चतुर्भुज के रूप में उन्होंने 4 तार को जोड़ा। एंड ए सेल connected between 2
opposite corners and raised to opposite corner and a galvanometer, a galvanometer connected between two raised opposite corner. ये जो इंस्ट्रूमेंट का निर्माण इन्होंने किया था, इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ यूज किया है, ये स्टेटमेंट है, इसको मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, इसको ख़त्म कीजिए, आपका फिगर बना के समझाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, जल्दी से ले लिया आपने। चलिए इसको डिलीट करता हूँ मैं। आइएगा, गौर से समझिएगा, इसमें एक वर्ड गैल्वेनोमीटर यूज हुआ, उसको समझेंगे, और जो स्टेटमेंट लिखा मैंने उसको फिगर में समझाएंगे। अपने आप स्टेटमेंट आपसे किसको लिखा जाएगा, आप लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग ध्यान देंगे गौर से। अब बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा गया 4 वायर्स। सबसे पहले अलग से मैं गैल्वेनोमीटर को समझाता हूं। गैल्वेनोमीटर ये भी सर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रूमेंट्स है विच है measure the current amount and direction of current in the circuit। इसका यूज होता है किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का अमाउंट कितना, वैल्यू कितना है, और वह करंट राइट से लेफ्ट फ्लो हो रहा है या लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है, उसको बताता है। ए और बी पॉइंट के बीच में वायर जुटा हुआ है, उस वायर में ए से बी की ओर करंट फ्लो हो रहा है या बी से ए की ओर फ्लो हो रहा है, वो आमीटर के द्वारा नहीं बता सकते हैं। 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे आमीटर। आमीटर करंट को मापता है, मेजर करता है, लेकिन करंट के डायरेक्शन को वो नहीं बता सकता है। तो ये करंट के डायरेक्शन को भी बताता है और करंट के वैल्यू को भी बताता है। तो आइए गौर से, इस गैल्वेनोमीटर को जो हम दिखाते हैं फिगर में, इस तरह से दिखाएंगे। ये एक इंडिकेटर पॉइंट है, यहाँ पर 0 लिखा रहेगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे पॉइंट बना रहेगा आपका। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बना रहेगा। अब ये पॉइंट ए है, यदि करंट ए पॉइंट से बी की ओर फ्लो करता होगा, ए टू बी करंट फ्लो होगा, तो ये इंडिकेटर 0 से आपका 3 पर आ जाएगा, मान लीजिए। इसका मतलब करंट का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर और करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हो गया होगा, ए टू बी, और करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा। ये फिगर ये बताता है। अब यदि उसी का यूज मैं यहाँ करूँ इस तरह से, ये 0 पर है आपका, और ये इंडिकेटर यहाँ से घूम के यहाँ आ गया है, इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, 3 पर है। तो इसका मतलब करंट बी से ए की ओर फ्लो हुआ होगा, इधर फ्लो हुआ होगा करंट। तो इसको देख के बता देंगे, आई हो गया आपका 3 एम्पियर, लेकिन फ्लो किधर हो रहा होगा, बी टू ए फ्लो हो रहा है। यही है गैल्वेनोमीटर का इंपॉर्टेंस। लेकिन सिंबल यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर का हम लोग इस तरह से, ऐसा बनाएंगे और इसके अंदर जी लिखेंगे। ये हुआ सिंबल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। किसी इलेक्ट्रिक में यूज करेंगे तो ऐसा बना हुआ रहेगा, वेयर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जी क्या है,
resistance of the galvanometer, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये। और इसमें जो करंट को दिखाएंगे, करंट का सिंबल लिखेंगे हम लोग आई जी। आई ई जी इज द फ्लोइंग करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, फ्लोइंग करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका सिंबल यूज करेंगे आई जी, और कैपिटल जी यूज करेंगे रेजिस्टेंस का। या बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर का वर्ड का यूज कर दिया क्योंकि इसके थ्योरी के डिस्कशन में आगे गैल्वेनोमीटर का बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर गैल्वेनोमीटर का ये बहुत सारा चीज़ मैंने नहीं बताया। गैल्वेनोमीटर का एक स्पेशल टॉपिक ही आपके सामने आएगा जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ लेंगे। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का स्पेशल थ्योरी आएगा, वहाँ पर पूरा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में, इसके एफिशिएंसी के बारे में, करंट का वैल्यू को कैसे मेजर करता है ये, उसका पूरा मैकेनिज्म वहाँ पर हम लोग सब पढ़ेंगे। राइट, अभी हम लोगों के पास इतना सा आइडिया सफिशिएंट है व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी को समझने के लिए। आइए अब हम लोग इस गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। किया था व्हीटस्टोन साहब ने, किसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज में। ब्रिज का मतलब पुल, तो पुल भी वास्तव में सही है, यहाँ पुल के जैसा ही काम होता है। क्या काम होता है पुल के जैसा? आइए उसको अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। आपको स्टेटमेंट में कहा गया था 4 वायर्स है जो एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जुटा हुआ है। मैंने जोड़ के दिखा दिया। ए बी सी डी। इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है। जब तक ये सिंबल नहीं देंगे तब तक रेजिस्टेंस 0। सिंबल देंगे तभी रेजिस्टेंस कुछ बता हुआ। ये सिंबल ही बताता है रेजिस्टेंस को। ये सिंबल नहीं दिखाएंगे तो विदाउट रेजिस्टेंस वाला वायर हो गया, उस वायर में रेजिस्टेंस 0 बोलेंगे हम लोग। ये एक सर्किट तैयार हो गया, 4 वायर्स। इस वायर का ए बी वायर का रेजिस्टेंस मानेंगे P, बी सी का मान लेंगे Q, ए डी का मान लेंगे R और सी डी का मान लेंगे S। इस 4 में से एक रेजिस्टेंस जो S है वो अननोन है। वो वैसा वायर को वहाँ कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, उस वायर को यहाँ लाके कनेक्ट कर देते हैं। बाकी 3 नॉन होता है, इसके बारे में जानकारी रहता है। अब इसमें से ए और सी आपका अपोजिट कॉर्नर हुआ, इसके बीच हम लोग जोड़ेंगे, एक सेल को जोड़ देंगे, या ग्रुप ऑफ सेल बोलो या सेल बोलो, जो बोल सकते हो। सेल को आपने जोड़ दिया, यहाँ से सेल को जोड़ दिया सर। अब हम लोग 2 अपोजिट कॉर्नर हमारे पास रेस्ट बच गया, ये दोनों। इसके बीच सर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे, जो अभी आपको गैल्वेनोमीटर अलग से दिखाया गया था। इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करता होगा आई जी। जब भी करंट फ्लो बताएंगे आई जी बोलेंगे। करंट फ्लो नहीं करेगा तो आई जी बराबर 0 लिखेंगे, आई जी इक्वल टू 0 लिखेंगे। यदि करंट फ्लो कर रहा है तो आई जी नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है मतलब कुछ वैल्यू हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ये पूरा सर्किट आपका तैयार हो गया। इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। सर इसका नाम व्हीटस्टोन साहब ने ब्रिज क्यों रखा, पुल क्यों रखा सर? तो एक कॉमन सी बात है, पुल के बारे में विचार करो आप। सर ये रोड है आपका और ये आपका पुल इस तरह से हुआ। ये रोड है सर, ये पुल हुआ आपका। नीचे से पानी बह रहा है सर। तो कोई भी गाड़ी चलेगी तो ध्यान देना आप, यहाँ आके वो गाड़ी नीचे गिर नहीं जाता है पानी में, इस पर चलते हुए वो पार कर जाता है, नीचे की ओर वो नहीं गिरता है। सर वही चीज़ यहाँ पर भी आपका हो रहा है। कह रहा है कि ये जो सेल आपका है, ये सेल जो इस सर्किट में जोड़ देंगे, सेल इस सर्किट में करंट भेजेगा, फ्लो कराएगा। वो आई करंट जंक्शन ए पर पहुँचेगा और जंक्शन ए पर जैसे पहुँचेगा करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज करेंगे करंट इसमें I1 आया,
इसमें करंट आया I2, ये I1 आके यदि इसमें कुछ करंट चला गया, इसका मतलब वो नदी में जाके डूब गया। तो नदी में नहीं डूबना है, गाड़ी को पार कराना है, ए से होते हुए बी होते हुए सी पर आ जाना है, इसमें करंट नहीं आएगा, मतलब IG का मान हम लोग क्या सोच लेंगे, 0 सोच नहीं लेंगे, रीजन बता रहा हूं मैं। मतलब इधर करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब पुल होते हुए पार कर गए, इसमें करंट नहीं आया। इसी कंसेप्ट पर इन्होंने नाम रखा, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज नाम रख दिया। आइए अब एक बात खत्म हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक कॉमन सी बात, ये I जंक्शन ए पर आया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यदि सपोज करो ये 5 है, इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो जाएगा, 3 to 5 इक्वल हो जाएगा। तो चलो ये सब बच्चा वाला बात अब हो गया, इस समय कोई दम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जंक्शन ए पर आएगा I करंट, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I तुम्हारा जंक्शन बी पर पहुंचेगा। अब वो I1 जो है वो भी यहाँ के 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहेगा। इनिशियली मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें IG हो गया, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा I1 माइनस IG फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग करंट, ये दोनों को सम कीजिए, प्लस माइनस IG खत्म, I1 बचेगा, तो आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग वो होगा। फिर यहाँ से आपका IG करंट यहाँ आएगा और यहाँ से फिर यह I2 होगा, ये दोनों इनकमिंग हुआ और यहाँ से आउटगोइंग होगा, I2 प्लस IG हो जाएगा। अब जंक्शन सी पर आपको विचार करना है, इधर से ये करंट इनकमिंग हो रहा है, ये करंट इनकमिंग हो रहा है, ये दोनों इनकमिंग करंट यहाँ पर आके मिलकर आउटगोइंग हो जाएगा। यहाँ माइनस IG प्लस IG दोनों खत्म, I1 और I2 दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। ये करंट इसमें I फ्लो करेगा यहाँ से। तो सेल जितना करंट लेता है उतना देता है, उतना करंट उसको फिर मिलना चाहिए। रास्ते में आवेश करंट चार्ज बर्बाद नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी जंक्शन पर टोटल चार्ज कंजर्व होता है, ये सब बात फलूक समझ लिए हैं। अब आइए बाबू लोग, इसमें से व्हीटस्टोन ब्रिज में पहला स्थिति एक है सर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है सर? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज उसको कहेंगे सर जिसमें गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो ना हो, मतलब IG बराबर क्या हो, 0 हो। तो IG का मान जब 0 होता है तब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सब चीज़ जुड़ा हुआ है, सब चीज़ दिख रहा है। आपके मन में प्रश्न भी उठेगा कि सर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ से करंट जब गया तो जंक्शन बी पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ करंट इसमें आएगा, कुछ करंट उसमें जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी करंट आएगा भी, कभी नहीं होगा। तो जब नहीं करंट फ्लो होगा तब वो हो जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब वो पुल के जैसा व्यवहार किया, तो बैलेंस बोलेंगे उसको। और बी नंबर में देखेंगे अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब IG नॉट इक्वल टू 0, IG का मान 0 नहीं होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग सर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये दो बातें कंडीशन में हुआ। अब देखिए गौर से, IG बराबर 0 होने का क्या मतलब हुआ सर? बी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल का कल्पना कीजिए VB, और डी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल का कल्पना कीजिए VD। तो सर ये कब संभव है? इफ VA इक्वल टू VD, सॉरी ए नहीं बी है, VB इक्वल टू VD होगा, तो यदि पोटेंशियल सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, आपको पता है। तो सर सर्किट को कनेक्ट किए, और यदि पॉइंट बी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में हम बच्चे लोग कहेंगे कि यहाँ पर
IG का मान 0 होगा और ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हुआ। 1 घंटा हो गया पूरा कि तो ज़्यादा भी हो गया, पक्का 1 घंटा। अच्छा 1 मिनट और, 1 घंटा ज़्यादा नहीं क्लास लेने का मैंने वादा किया है, 1-2 मिनट लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। वेरी गुड, अब ये हो गया, अब क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरा कहता है अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होने का मतलब हुआ इफ वी बी ग्रेटर देन वी डी, जैसे इक्वल हो जाएगा तब तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। जब वी बी बड़ा होगा वी डी से तो वी बी माइनस वी डी नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस यदि 0 नहीं होता है तो बाबू मेरे पता है करंट फ्लो होगा और तब IG का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और तब उसको कहेंगे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक सारी बातें आपने समझा होगा, बैलेंस अनबैलेंस, गैल्वेनोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, फिगर, कंस्ट्रक्शन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ आपने फॉलो कर लिया होगा। अब मेरा काम लगभग यहाँ खत्म हो चुका है। अब इसमें फर्स्ट लॉ का हेल्प लेकर मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका, फर्स्ट लॉ का अप्लाई मैंने इसमें कर चुका, बोल के ही हो गया। सेकेंड लॉ का अप्लाई करना है इसमें, और सेकेंड लॉ का अप्लाई करने के लिए क्लोज्ड सर्किट चाहिए और क्लोज सर्किट चुनेंगे, सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, तब आपको एक बात मैं प्रूफ कर दूंगा, जब IG का मान 0 होता है तो आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अगले क्लास में P/Q इज इक्वल टू R/S, ये रिलेशन में प्रूफ करूंगा। ये 3 वैल्यू मालूम रहेगा तो S का वैल्यू हम नेचुरली निकाल सकेंगे। यही हुआ कॉन्सेप्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का। अभी ये प्रूफ करेंगे, समय लगेगा उसमें 20 मिनट 25 मिनट, प्रूफ करेंगे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं देना है। ओके, तो चलिए हम लोग ध्यान रहे, क्लास को मैं अभी छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वीडियो को तुरंत देख लेना है, देरी नहीं करना है, ठीक है ना। देरी करेंगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और कल फिर समय पर जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि इसका 50% हुआ, अभी 50% कल होगा, या आज ख़त्म कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन हुआ नहीं, अब अगले दिन करेंगे। बाय बाय। लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जूनियर को भी साथ जोड़िए। आप लोग खाली मस्ती मत कीजिए, जूनियर लोग पर ध्यान दीजिए बेटे, ठीक। बाय बाय।